नमस्कार साथियों। यूपी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हमारे चैनल पर बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कंप्लीट वन लाइनर इंपोर्टेंट फैक्ट कराए जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आईएनएम से पिछली टीआरई की परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम गांधी युग को पढ़ेंगे। गांधी युग में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा जमनालाल बजाज को इनका 5वां दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां वकालत की पढ़ाई एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटरमार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनबाक की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना किया। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। मई 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी।
क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल, पीएम ऑफ इंग्लैंड, ने इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दी। आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में ही एक आश्रम स्थापित किए, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। इस आश्रम के लिए धन अंबालाल साराभाई ने दिया। इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता था। 1916 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के निलय जमींदारों के तीन-कटिया पद्धति 3/20 की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। तीन-कटिया पद्धति का मतलब होता है कि 20 में से तीन हिस्से पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। 1917 में राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किया। अंग्रेजों ने तीन-कटिया पद्धति समाप्त कर दी। ये आंदोलन निलय जमींदारों के विरुद्ध था। ये भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को माफ कराया। 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919, इसे बिना अपील बिना दलील का काला कानून कहा जाता है। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेट ने इस एक्ट को लाया था, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। 30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन किया, जबकि कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद में है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनसभा का शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। इस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 जबकि थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। हंस राज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दी थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ।
गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने कहा कि ये जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था। अंग्रेजों ने इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोग में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इस कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया। जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 2600 पाउंड की धनराशि दिया गया। 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मार कर हत्या कर दी। इसके बाद में आता है होम रूल आंदोलन 1916। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई। पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वैलेंटाइन रोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिस कारण ये उस पर केस करने लंदन चले गए और 1918 में होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया। रिमार्क में दिया है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। इनकी अर्थी को महात्मा गांधी और शौकत अली ने कंधा दिया। होम रूल का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। इनका होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और जब 1918 में उन्हें छोड़ा तो होम रूल पूरी तरह समाप्त हो चुका था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्तता थी। उसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमानों से ये वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, उसे आपस में बांट दिया। इसका विरोध तुर्की के खलीफा ने किया। भारत में इसी विभाजन के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने शुरू किया था। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेजों ने तुर्की के विभाजन को रद्द कर दिया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। उसके बाद में आता है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर ही वकीलों ने न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया, नाई धोबी मोची बावर्ची ने अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए और दुकानदार उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु ये आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन गोपालाचारी ने किया। इसी आंदोलन के दौरान मौलाना मजहरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ में इस आंदोलन का विरोध किया, किंतु बाद में वे भी इस आंदोलन से जुड़ गए। इस आंदोलन में जेल जाने वाले पहले पुरुष सी.आर. दास थे तथा पहली महिला बसंती देवी थी।
5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौड़ी चौड़ा में भीड़ ने 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। इस घटना के समय महात्मा गांधी गुजरात में थे। उन्होंने इस हिंसा के से आहत होकर 22 फरवरी 1922 को ये आंदोलन स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी के इस कदम का पूरे देश में विरोध हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यदि कश्मीर किसी गांव हिंसा हुआ है तो उसकी सजा कन्याकुमारी के किसी गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष जेल की सजा हुई। 1924 में गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन केरल की अध्यक्षता की। गांधी जी ने एकमात्र बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। उसके बाद में साथियों आता है अगला टॉपिक आपका स्वराज दल। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी का गठन की चर्चा हुई। 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी का गठन इलाहाबाद में हो गया। इसके पहले अध्यक्ष सीआर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू बने, जो इस पार्टी के संस्थापक थे। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय विधानसभा में घुसकर सरकारी काम में बाधा डालना। इसके लिए उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और जनता से ये वादा किया कि वे कोई भी सरकारी पद नहीं लेंगे। केंद्रीय विधानसभा के 100 सीटों में स्वराज दल को 42 सीटें प्राप्त हुईं, जिस कारण 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। नंबर 1 सरकारी काम में बाधा डालना, नंबर 2 राज्यों की स्वायत्तता और नंबर 3 डोमिनियन स्टेट। स्वराज्य दल ने ली कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू होने दिया, जो जाति की उच्चता को बरकरार रखने की बात कर रहा था। स्वराज्य दल ने मुडीमैन कमीशन का भी रिपोर्ट पारित नहीं होने दिया, जो राज्यों में स्वतंत्रता न लाकर द्वैत शासन की बात कर रहा था। विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये स्वराज्य दल के थे। मोतीलाल नेहरू ने भी सरकारी पद ले लिया, जिस कारण जनता का विश्वास इस पार्टी से उठने लगा और 1928 ईस्वी आते आते ये पार्टी समाप्त हो गई। वलसाड सत्याग्रह 1924। ये गुजरात के वलसाड से डकैती कर यानी टैक्स के विरुद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को डकैती कर यानी टैक्स रद्द करना पड़ा। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। वायकोड़ सत्याग्रह 1924-25। ये केरल के मालवाड़ तट से प्रारंभ हुआ। इजवा जनजाति के लोगों को मंदिर के आगे के रास्ते पर जाने से रोका गया था, जिसके विरुद्ध पी के माधवन ने ये आंदोलन प्रारंभ किया। ये आंदोलन सफल रहा। उसके बाद आता है साथियों अगला साइमन कमीशन। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो ये जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले संवैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। किंतु भारतीयों में आपसी मतभेद बहुत अधिक था, जिस कारण भारत के राज्य सचिव बर्केन हेड ने 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन करवाया। इस 7 सदस्यों वाले आयोग के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इसके अध्यक्ष साइमन थे। क्लीमेंट इटली भी इसके सदस्य थे, जो आगे जाकर
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। साइमन कमीशन 1919 की अधिनियम की जांच करने आया था। इसका मूल इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन यानी भारतीय वैधानिक आयोग था। फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका अत्यधिक विरोध हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन में पंजाब में लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस लाठी चार्ज हो गई, जिसमें चोट लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाकर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। समस्त भारत ने इस आयोग का विरोध किया और इसे श्वेत कमीशन कहा। दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी तथा यूनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन किया। विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दे दी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में करा दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई। 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई। पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन कमीशन के विरोध के कारण भारत के राज्य सचिव बार केन हेड ने भारतीयों को ये चुनौती दी, यदि सर्वसहमति से वह अपना कानून बना लेंगे तो मैं उसे ब्रिटेन में पारित करा दूंगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया, जिसका मुख्य उद्देश्य डोमिनियन स्टेट की स्थापना करना था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण नेहरू रिपोर्ट पारित नहीं हो सका। 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला। नेहरू रिपोर्ट के प्रति उत्तर में जिन्ना ने 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। अंग्रेजों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इसी कारण 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनने के बावजूद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी अधिवेशन में लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा लहराया और कहा, मध्यरात्रि पर जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत अपनी स्वतंत्रता की नींव रख रहा है। इसके बाद में आता है साथियों दांडी मार्च। गांधी जी ने इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग सौंप दी, किंतु इरविन ने उसे अस्वीकार कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 38 SC अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। उनके साथ सरोजनी नायडू भी थीं। 240 मील यानी कि 385 किलोमीटर की यात्रा को 24 दिन में पूरा किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा पूरी हुई और गांधी जी ने दांडी में आसवन विधि द्वारा नमक बनाया। इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। साथियों अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। कश्मीर के क्षेत्र से खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संस्था का गठन किया। इन्होंने लाल कुर्ती सेना के गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है।
छपरा के कैदियों ने नंगा विद्रोह कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया। मुंबई में इसी आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर धरसना नामक गुजरात के स्थान पर पहुंची, किंतु इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को लग गई और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। इस आंदोलन के दौरान लड़कों की बांद्री सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया। ये आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने टैक्स में कटौती किया तथा मादक पदार्थ जैसे सिगरेट तथा शराब के उत्पादन में कमी किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, क्योंकि भारत के इस आंदोलन के कारण कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां भाग लेने नहीं गया, जिस कारण इंग्लैंड से इरविन पर दबाव आने लगा कि वे कांग्रेस को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजें। इसी दबाव में आकर इरविन ने समझौता करने का विचार किया। इरविन ने महात्मा गांधी से ये आग्रह किया गया कि यदि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के कुछ बातों को मान लिया जाएगा, जिससे सबसे प्रमुख राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी। इस समझौते के तहत भगत सिंह को नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर आपराधिक मुकदमा था। साथियों, गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसे 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। साथियों, परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था। साथियों, एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, और बीपीएससी टीआरई 4.0 में आईएनएम में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है और पिछली परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे सवाल देखे गए हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। ये वन लाइनर फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। नोट में लिखा है कुछ कि सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी एसएस राजपूताना नामक पानी वाला जहाज से लंदन पहुंचे, जहां विंस्टन चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। इस सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र अर्थात सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण महात्मा गांधी सम्मेलन को छोड़कर भारत लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। साथियों, इसके बाद है अगला आपका गोलमेज सम्मेलन 1930-1932। साथियों, एक एक आंदोलन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं किया क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का हुआ 7 सितंबर 1931 को। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल ने सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण गांधी जी सम्मेलन छोड़कर चले आए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और 24 दिसंबर 1932, यानी 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में मैकडोनल ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। नोट में क्या दिया है? तेज बहादुर सप्रू तथा भीमराव अंबेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
पूना पैक्ट आता है इसके बाद। 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। जैसे सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा हुई और दलितों को आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र दिया गया, महात्मा गांधी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा मदन मोहन मालवीय के सहयोग से गांधी एवं अंबेडकर के बीच गांधी एवं अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के लिए आरक्षित सीट को 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई, अर्थात दलितों को आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। साथियों, इसके बाद आता है आपका हरिजन सेवक संघ। महात्मा गांधी ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किया, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ कहलाया। साथियों, इसके बाद आता है अगला मुस्लिम लीग। इसकी स्थापना ढाका में 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया। इस समय वायसराय मिंटो थे। 1909 में मुस्लिम लीग की मांग पर मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिल गया, जिस कारण कांग्रेस तथा लीग में विवाद हो गया और एनी बेसेंट तथा तिलक जी के सहयोग से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम-दल, गरम-दल तथा मुस्लिम लीग एक हो गए तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। 1929-30 में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात कही। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया। 1937 के चुनाव के फलस्वरूप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वायसराय के परिषद में कांग्रेस का दबदबा था और मुस्लिम लीग की शक्तियां कमजोर होते दिख रही थीं। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने बिना भारतीयों तथा कांग्रेस के अनुमति के ही ये घोषणा कर दी कि 3 लाख भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे, जिस कारण कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को वायसराय के परिषद से त्याग पत्र दे दिया, जिससे खुश होकर मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1940 में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने किया। इन्होंने स्पष्ट रूप से पृथक पाकिस्तान की मांग कर दी। 1945 में लॉर्ड वेवेल ने भारत के विभिन्न पार्टियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग बनाए रखने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया, किंतु इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग पूरी तरह पृथक पाकिस्तान की मांग पर तुला हुआ था। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बात नहीं मानी गई और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग के कारण ही ये सम्मेलन विफल हो गया। साथियों, इसके बाद में आता है आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया, जिसके तहत पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गए। सबसे बड़ा दंगा बंगाल के नोआखली में हुआ। मुस्लिम लीग का नारा था, बांटो और आजाद करो। इन दंगों से तंग आकर कांग्रेस ने CR फार्मूला के आधार पर विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड माउंटबेटन को ये विशेष सलाह पर भारत भेजा गया कि यथासंभव हो वे भारत को संयुक्त रखें, किंतु सांप्रदायिक दंगों से तंग आकर माउंटबेटन ने भी CR फार्मूला का ही समर्थन किया और बाल्कन प्लान के तहत 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया गया। मैकूअल रेडक्लिफ के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ नामक विभाजन रेखा खींच दी गई। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने जो संयुक्त भारत के वित्त मंत्री थे। उसके बाद में आता है साथियों सुभाष चंद्र बोस।
ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके गुरु सी आर दास थे। इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा पास, किंतु 1921 ईस्वी में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में प्रवेश कर गए। 1938 ईस्वी में गुजरात के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1939 ईस्वी में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में महात्मा गांधी पट्टारी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु इस अधिवेशन में मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया, जिस कारण गांधी एवं बोस में मतभेद हो गए। कांग्रेस के इतिहासकार पट्टाभी सीतारमैया थे। सुभाष चंद्र बोस मतभेद होने के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया। कांग्रेस के खाली पदों को राजेंद्र प्रसाद ने भरा। साथियों, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, ये तैयारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो साथियों, यहाँ से क्वेश्चन दोबारा बनने की इस टॉपिक से प्रबल संभावना है। तो जो पद खाली हो गया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में जो पद खाली रह गया उसको राजेंद्र प्रसाद ने भरा। 1940 ईस्वी में भड़काऊ भाषण के कारण बोस को जेल हो गया। 1941 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए। ये जर्मनी में हिटलर से मिले। हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दिया। हिटलर जिन भारतीयों सैनिकों को बंदी बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन सैनिकों को हथियार और ट्रेनिंग जापान ने दिया, साथ ही अंडमान और निकोबार सुभाष चंद्र बोस को उपहार में दे दिया। अपने सैनिकों में जोश भरते हुए जुबली हाल में ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज दिया। सिंगापुर में इन सैनिकों को आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बना दिया गया और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया। उसके बाद आता है आज़ाद हिंद फौज। इसके गठन का सर्वप्रथम विचार इंडियन कैप्टन मोहन सिंह ने दिया, अर्थात ये कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपस्थिति। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। 4 जुलाई 1947 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कप्तान बने। इन्हें इस फौज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लेकर मणिपुर पर आक्रमण किया और उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। मणिपुर के इम्फाल से सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस ने जापान छोड़ दिया। किंतु 18 अगस्त 1945 को ताइवान के समीप विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। जापान सरकार ने इनकी मृत्यु की घोषणा 22 अगस्त 1945 को किया। इनकी मृत्यु के बाद आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। इन सैनिकों की वकालत जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर तथा KN काटजू जैसे वकीलों ने किया। साथियों, अगली वीडियो में हम अगस्त प्रस्ताव से चलते हुए अगली वीडियो में हम दिल्ली दरबार तक पूरा फाइनल कर देंगे।